बहुत स्वागत है आपका हमारे शो एक्सप्लेनर में। मेरा नाम माहिम है और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। आज हम फिर से चर्चा करेंगे यूपी की राजनीति पर। कुछ वक्त पहले ऐसी संभावना बन रही थी कि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव एक साथ आकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है। चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे और इसके कई कारण हैं। पहला ये कि चंद्रशेखर आजाद 200 सीट मांग रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए और उनके द्वारा ये घोषणा करना कि वो 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ये कि चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी एक महिला का अखिलेश यादव के साथ में कांटेक्ट में होना। ये कुछ चीजें हैं जिनसे इन दोनों के बीच में दरार पड़ गई है। इसी से जुड़े मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आज सर से करूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ सर। सर आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद माहिम। ठीक है, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ठीक है सर, मेरा पहला सवाल है, तो क्या ये तय माने कि अब ये लोग साथ में आके चुनाव नहीं लड़ेंगे? इसकी संभावना बिल्कुल खत्म हो गई है। माहिम, राजनीति में संभावनाएं तो समाप्त नहीं होती कभी भी। और जब भी हमें ऐसा लगता है कि ये असंभव है, संभव हो जाता है। 90 के दशक में जब मुलायम सिंह यादव और काशीराम साथ में आए थे तो उस समय तो ये संभव दिखता था, लेकिन मायावती जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर सरकार बना लेगी, ये संभव नहीं दिखता था, लेकिन ऐसा हुआ। 2019 में बसपा और सपा मिलकर के चुनाव लड़ी, यह असंभव दिखता था, लेकिन ऐसा हुआ। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो 2007 से 2012 तक मायावती मुख्यमंत्री थी, तो पूरा अखिलेश यादव का कैंपेन मायावती के शासन के अपोज में था। इसके बावजूद वो साथ में आए। केंद्र के तो बहुत मामले ऐसे हैं, राज्य सरकारों के तो बहुत मामले ऐसे हैं। सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ा उदाहरण जिससे देश में बहुत सारे आश्चर्य हैं, वो शिवसेना का है। महाराष्ट्र में कैसे शिवसेना और कांग्रेस साथ में आकर के चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारे ऐसे मसले हैं। वे लोग जो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना पसंद नहीं करते थे और जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोल करके, उनसे समझौते करने पड़े भारतीय जनता पार्टी को। नेताओं का भी अगर आप कैरेक्टर देखें तो दिल्ली के एक नेता हैं कपिल मिश्रा, वो नरेंद्र मोदी को लेकर क्या नहीं कहते थे, लेकिन वो इसी भारतीय जनता पार्टी में है, वो मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में। इसलिए ये चर्चा करना और ये कहना कि ये साथ नहीं आ सकते, ये तो राजनीति में थोड़ा अपरिपक्वता वाली बात कह सकते हैं कि, लेकिन जो कारण आप गिना रही हैं, जो आपने अपनी प्रारंभ में बातचीत के प्रारंभ में जो कारण आपने गिनाए हैं, वे इस बात का मेजर संकेत है। इसलिए क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मैं अखिलेश यादव को भी जानता हूं कि वो किस तरह के नेता हैं, बाय नेचर कैसे इंसान हैं, कब किस राजनीतिक पृष्ठभूमि में वो क्या एक्शन लेते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है। मुख्यमंत्री रहते समय उनके निर्णय किस प्रकार के थे, अब मुख्यमंत्री नहीं है, पार्टी के सुप्रीमो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब निर्णय लेते समय वो किन चीज़ों को प्रेफरेंसेस देते हैं, ये मैं उनको समझता हूँ। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी को लेकर के मेरे अधिकतर कयास सही साबित होते हैं। चंद्रशेखर से मेरा व्यक्तिगत ये है कि वो 2017 से राजनीति में एक्टिव हैं, और जब वो पहली बार भीम आर्मी उन्होंने बनाई थी और पहली बार जेल में गए थे, तब से लेकर अब तक लगातार वो मेरे संपर्क में है। मैंने उनका संघर्ष देखा है, मैं उनके परिवार के लोगों को भी जानता हूँ, उनके मित्रों को भी जानता हूँ, उनके क्षेत्र को भी जानता हूँ। सहारनपुर के वो हैं, वो मेरा भी अपना क्षेत्र है, इसलिए मैं उनको भी समझता हूँ, उनकी राजनीति को भी समझता हूँ, उनकी विचारधारा को भी समझता हूँ, उनको व्यक्तिगत भी समझता हूँ। तो जो आपका पहला वाला प्रश्न है, जो आपने प्रारंभ किया अपने इंट्रो से, तो अखिलेश यादव जी को राजनीतिक तौर पर भी समझते हुए और अखिलेश यादव जी को व्यक्तिगत तौर पर भी समझते हुए और चंद्रशेखर जी को व्यक्तिगत भी समझते हुए और उन्हें राजनीतिक भी समझते हुए मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ कि दरार बड़ी हो चुकी है और बहुत, अगर कोई चमत्कार ना हो तो
चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव 2027 का चुनाव साथ में आकर नहीं लड़ने जा रहे हैं। इस बात की प्रबल संभावना है। आपने 2-3 बड़ी बातें कही। पहली तो ये है कि साथ न आने की सबसे बड़ी वजह तो ये है 2022 के चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद चाहते थे कि उनको 4 विधानसभा सीटें मिल जाएं। 2 देने की बात भी हुई थी। फिर संभवतः एक फ़ोन आया जिसके बाद अखिलेश यादव ने उनको वो बातचीत छोड़ के चले गए। उसमें अखिलेश यादव के लोग जो हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाते हैं कि कॉल आई थी, उसके बाद वो चले गए। चंद्रशेखर आज़ाद के लोग जो हैं वो अखिलेश यादव पे आरोप लगाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद चूँकि भावुक व्यक्ति हैं तो इस बात में उन्होंने, आप जब मीडिया के सामने आए थे और ये बात उन्होंने कही थी तो थोड़ा भावुक भी हो गए थे। तो एक तरह का बुरा दौर था। 2024 के चुनाव में वो भी भूल गए। 2024 के चुनाव में बहुत कोशिश हुई कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बन जाए नगीना में। और कांग्रेस चाहती भी थी, कांग्रेस उनका समर्थन भी करना चाहती थी। प्रियंका गांधी उनके खिलाफ रोड शो करने भी नहीं गई। और कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी वहां थे लोकसभा के, उनके चुनाव प्रचार में भी जाने से उन्होंने परहेज किया। बसपा के जो प्रत्याशी थे बहुत कमजोर प्रत्याशी थे, आकाश आनंद गए जरूर थे मगर उसका रिटेलिएशन अधिक हुआ, चंद्रशेखर को ज़्यादा फायदा पहुंचा। मतलब राजनीतिक तौर पर अगर उनको संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार बना देते तो पार्टी ने तो उनको संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार बनाया नहीं, मगर नगीना में जनता जो थी विपक्ष की, उन्होंने अपना उम्मीदवार उन्हें मान लिया, इसलिए वो चुनाव जीत गए। वो एक स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी वो 2022 की मैंने बताई, 2024 की वो स्टोरी बताई। इस स्टोरी में यह है कि कुछ लोगों ने कहा कि एक बड़ी पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अगर आप चंद्रशेखर को हिस्सेदारी दोगे या उन्हें टिकट दोगे या उन्हें चुनाव लड़वाओगे तो फिर हमारे साथ आपके हाथ मिलाने की संभावनाएं समाप्त हो जाएगी, ऐसा बताते हैं। कि मायावती जी का फ़ोन आया या वहाँ से फ़ोन आया जिसमें ये मैसेज दिया गया कि आप इनको प्रमोट मत कीजिए। या अगर उनका फ़ोन नहीं भी आया, मैं इसको आपको जर्नलिस्टिक नज़रिए से समझाता हूँ, तो कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में उनके मन में ये बात गई कि चूंकि बसपा जो है वो चंद्रशेखर जो है इनके विरोधी है, इनका उनको उभरता हुआ नहीं देखना चाहती, तो इसलिए अगर कल हमें संभावना होती है तो हम बसपा को साथ लाना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है बनिस्बत चंद्रशेखर की। इंडिया गठबंधन में अगर मायावती आ जाए तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गठबंधन हो जाएगा। चंद्रशेखर जो है अभी प्रारंभ कर रहे हैं, आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि बहुत हल्के में चंद्रशेखर को लिया गया। कह रहे ये कुछ नहीं है, जैसे हम भाषा होती है नहीं, कुछ नहीं है, इस तरह से उनको बहुत हल्के में लिया गया। चुनाव जीत करके चंद्रशेखर जब आए, लोकसभा में उन्होंने जो है सवाल उठाने शुरू किए, जगह जगह उन्होंने कार्यक्रम करने शुरू किए। मुजफ्फरनगर किया, बाराबंकी किया, आगरा किया, जौनपुर किया, भीड़ उनमें जुटने लगी। उपचुनाव में चंद्रशेखर के कैंडिडेट जो थे वोट लेने लगे, विभिन्न मुद्दों पर चंद्रशेखर की सक्रियता दिखने लगी। चंद्रशेखर को कई मामलों में कई षड्यंत्रों में फंसाने की कोशिश हुई। ऐसा फील हुआ चंद्रशेखर के साथ नए लोग आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहा है। तो अब राजनीतिक दलों की समझ में आया कि चंद्रशेखर का इम्पोर्टेंस है। एक ये इम्पोर्टेंस समझ में आई, दूसरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंस समझ में आई कि वेस्ट यूपी में तो सख्त ही जरूरत है उत्तर प्रदेश चुनाव में। तीसरा इसलिए भी इम्पोर्टेंस समझ में आया कि चंद्रशेखर का जो राजनीति का उद्भव है वो परिस्थितिजनक है। जैसे वो सहारनपुर में एक राजपूत बनाम दलित क्लैश हुआ और बड़ा क्लैश हुआ। सब्बीरपुर कांड आपको याद होगा, और उसमें बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में दलित लड़की जेल में रही, चंद्रशेखर जेल में रहे, इन पर एनएसए लगा, और जैसे इनकी जमानत होने की तारीख आती थी ऐसे ही एनएसए की मियाद बढ़ा दी जाती थी। तो चंद्रशेखर जो हैं उनकी राजनीति सिंपल स्टोरी है, वो एंटी बीजेपी पनपी है। उनकी आइडेंटिटी जो विकसित हुई है चंद्रशेखर की, वो एंटी बीजेपी विकसित हुई है। एंटी अपर कास्ट भी कह सकते हैं, लेकिन
एंटी बीजेपी, चूंकि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं उसे, तो जो सत्ता है, सत्ता के विरुद्ध, अब उस एंटी बीजेपी से भी ज़्यादा अच्छा शब्द जो है, सत्ता के विरुद्ध उनकी आइडेंटिटी विकसित हुई है। लेकिन चूंकि बीजेपी सत्ता में है, इसलिए उसको ये भी कह सकते हैं। और जिस कारण से चंद्रशेखर की आइडेंटिटी शुरुआत में वो हुई थी, वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ कि इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसे लाखों लोगों ने देखा था, जिसमें ये कह रहे थे कि वो पर्सनल चीज़ है, लेकिन एक आईपीएस एसएसपी थे सहारनपुर के, उनके घर पर एक भीड़ ने चढ़ाई कर दी थी, और वो इत्तेफाक ये है कि वो एसएसपी देश के सबसे बड़े नेता का सिक्योरिटी इंचार्ज इस समय है। तो उनके घर पर चढ़ाई कर दी थी, तो इन्होंने बाकायदा एक पीसी की 14 अप्रैल, कल ही तो है, 14 अप्रैल में के ये अम्बेडकर जयंती की ही यात्रा थी, इस पर शुरुआत हुई थी ये सब के। तो उसमें इन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें कहा कि मैं अपने समाज के लोगों, मैं अपने समाज के नौजवानों, मैं अपने दलितों को ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो शोभा यात्रा के दौरान बवाल हुआ है, ये राजनीतिक है, इसमें आरएसएस और भाजपा के लोग शामिल हैं, दलितों का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये दलितों को और मुसलमानों को लड़ाने की साजिश है। मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि वो इससे तत्काल दूर हो जाए। तो उनकी इस अपील का असर हुआ, समझ में आया कि बात ये आरएसएस के लोग दलितों को और मुसलमानों को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, ये चंद्रशेखर ने कहा। तो उनके पहला बयान चंद्रशेखर का, जिसके बाद वो आंख में खटकने लगे, ये पहला बयान था और वायरल था ये, करोड़ों लोग इसे जो है वायरल था ये मैसेज गया। और एसएसपी के आवास, सहारनपुर एसएसपी के आवास से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर दंगा नहीं हो पाया, इस बयान ने इतना असर किया राजनीतिक तौर पर। उसके बाद चंद्रशेखर का संघर्ष है, जो भी है वो तो अलग चीज़ें हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम समझे चीज़ों को, तो चंद्रशेखर के पास जो वोट है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट, एंटी सिस्टम वोट है, जो स्थापित सरकार है उसके विरुद्ध वाला वोट है। वो समाजवादी पार्टी के पास भी वही वोट है, कांग्रेस पार्टी के पास भी वही वोट है, यानी इन सारी राजनीतिक पार्टियों के विरुद्ध वही वोट है, गठबंधन जिसको हम कह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रशेखर जो है वो अब चुनाव लड़ना जो है वो इंडिविजुअल चाहते हैं या किसी का गठबंधन। अभी इस तरह की राजनीति में होता क्या है, ये होता है कि एक पार्टी को तो ऐसा लगता है कि ये नेता बन गया तो तुम्हारा वोट काट लेगा, जैसा हुआ पूरे देश में हुआ, पूरे देश की राजनीति में हुआ। तो इसलिए चंद्रशेखर का गठबंधन होना मुझे कठिन लगता है। मैं एग्री हूँ आपकी बात से।